गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी के लिए हम एक नया वीडियो लाए हैं। जैसा कि आज दुर्गा पूजा का 9वीं दिन है, आप सभी का घूमने का दिन था, मेरा भी मीट खाने का दिन था, लेकिन आज इन सभी विचारों पर जो है वर्षा पानी फेर दिया है। कह सकते हो मौसम बड़ा बेईमान है। चलिए कोई बात नहीं, आप भी घर पर और हम भी घर पे ही हैं, तो कुछ आपके लिए नया काम कर दिए हैं कि आज का नया क्लास हमारे पास है, डेट इज द टाइप ऑफ बीटा इलिमिनेशंस। याद कीजिए लास्ट क्लास जहां बताए थे इलिमिनेशंस का टाइप, तो वहां इलिमिनेशन का टाइप में आप लोग क्या सीखे थे? अल्फा इलिमिनेशन था, बीटा इलिमिनेशन था, गामा इलिमिनेशन था। तो अल्फा इलिमिनेशन में क्या था बाबू? 1-1 इलिमिनेशन याद होगा, जहाँ क्लोरोफॉर्म का एग्जाम्पल लिए थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और क्या बना था हमारा? ये डाइक्लोरोकार्बिन बना था, जिसका यूज आगे हम पढ़ने वाले हैं, रिमर-टीमेन रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। और सेकेंड हमारे पास है बीटा इलिमिनेशन, यहाँ सेडजिफ रूल में इसको पढ़ने वाले हैं। और यह गामा इलिमिनेशन, जहाँ पर साइक्लोअल्केन एल्किल हैलाइड से कैसे बनता था, इसकी जानकारी हम लोग समझे थे वहाँ पर, और वहाँ बोले थे कि बीटा का क्लास अलग से है। तो चलिए आज हम आप लोग के साथ मिल चुके हैं और हमारा है टाइप ऑफ बीटा इलिमिनेशन। मतलब क्या बताए थे कि 1-2 इलिमिनेशन, मतलब पहला कार्बन से अगर हेलोजन निकल रहा है तो दूसरा कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा इलिमिनेशन। इसका भी हम दो कैटेगरी करेंगे, एक है हमारे पास एंटी बीटा इलिमिनेशन और दूसरा हमारे पास है साइन बीटा इलिमिनेशन। साइन का मतलब होता है सेम साइड से, मतलब ये कि जिधर लिविंग ग्रुप है उसी साइड से अगर बीटा हाइड्रोजन निकल रहा हो बेस की वजह से, जब बेस अटैक करता है बीटा हाइड्रोजन, कौन सा बीटा हाइड्रोजन? जो हमारा लिविंग ग्रुप के सेम साइड में है, तो उसको हम लोग कहते हैं साइन इलिमिनेशन, साइन बीटा इलिमिनेशन। और दूसरा हमारा क्या है? एंटी बीटा इलिमिनेशन। इसका मतलब क्या समझा? करें कि जब बेस अटैक करेगा उस हाइड्रोजन पे जो हमारा लिविंग ग्रुप के अपोजिट साइड में 180 डिग्री पर है, एंटी पोजीशन में है, एंटी कोप्लेनर है, तो उसको हम लोग कहते हैं एंटी बीटा इलिमिनेशन। इसका 3 टाइप हमको मेनली पढ़ना है। एक है हमारा बायमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन, दूसरा पढ़ना है यूनिमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन, और तीसरा पढ़ना है यूनिमॉलिक्यूलर कंजुगेट बेस इलिमिनेशन, या इसी को कहते हैं इलिमिनेशन फ्रॉम कंजुगेट बेस। कोई बात नहीं है, तो आज के क्लास में इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए आज यही डिस्कशन करेंगे, और इसके आगे का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो सबसे पहले समझो बायमॉलिक्यूलर इलिमिनेशन या E2 का मतलब क्या है? बाय का मतलब पढ़े हो ना, बाय का मतलब, एक मिनट, पेन कहाँ चला गया? चलो मिल गया। बाय का मतलब 2 होता है, यूनि का मतलब 1 होता है। तो जब क्या हमारा 2 मॉलिक्यूल्स, कितना मॉलिक्यूल्स? 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर इलिमिनेशन का कार्यक्रम करता है, बीटा इलिमिनेशन का काम करता है, और हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? तो एंटी पोजीशन से। और एक क्या हमारे पास? यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब 1 मॉलिक्यूल्स, एक ही मॉलिक्यूल्स इलिमिनेशन करता है और दूसरा मॉलिक्यूल्स वेट करता है। जब दोनों मॉलिक्यूल्स एक साथ इलिमिनेशन करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बायमॉलिक्यूलर, या 2 मॉलिक्यूल्स भाग ले इलिमिनेशन में एक साथ। यहाँ क्या है कि 2 मॉलिक्यूल्स अलग अलग भाग लेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बीटा इलिमिनेशन। बात समझ गए सभी? इसको कहेंगे E2, इसको कहेंगे E1। कोई दिक्कत कहीं पर? तो कुल मिलाकर बात क्या था हमारे पास कि आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऐसा इलिमिनेशन जहां 2 मॉलिक्यूल्स एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं। बात समझ में आ गई सबको? दिक्कत है कहीं पर? दिक्कत तो है,
बताओ, आज छुट्टी छाटी का दिन था, आपके लिए हम वीडियो बना रहे, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप अपने लिए मेहनत कर रहे हो क्या? आप तन से जवान हो, मन से बूढ़ा हो। वो जो कहावत था ना कि मन का हारे हार है, मन का जीते जीत। तो मन हार जाए तो बूढ़ापन आ गया ना। जो उम्र है आपका, उसमें आपको क्या करना था? स्लाइडिंग झूला पे चढ़ना था। आप लिफ्ट की आशा रखते हो कि शॉर्टकट मिल जाए, लिफ्ट से डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। जिस उम्र में आपको हार्डवर्क करना था, वहां आप सॉफ्ट वर्क आराम में जाते हो। आज चलो वर्षा हो गया, आज पढ़ाई छोड़ देते हैं, आज खूब सोते हैं। हम इंडियन का एक विशेषता है कि दिन में भी 3 घंटा सोते हैं और रात को भी 8 घंटा सोते हैं। मतलब 24 घंटा का आधा समय सोने में गुजार देते हैं, और जो आधा समय बचा उसमें से और आधा समय क्या करते हैं? खाने में गुजार देते हैं। क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, ये गलत है। देखिए, बूढ़ा उसको नहीं कहते जिसकी बाल पक जाती है। बूढ़ा उनको नहीं कहते हैं जिनको कम दिखाई देता है। बूढ़ा उनको नहीं जिसके स्किन में झुर्रियाँ आ जाती है। बूढ़ा तुमको कहते हैं, तुम लोग जैसे विचार वाले को कहते हैं गधा, जो दिन में भी सोता है, रात में भी सोता है, खाली सोते हो। ये विचार तुम्हारा बूढ़ा को इंडिकेट करता है। बूढ़ा का 3 विशेषता आपको बता दें? चलिए बता देते हैं। 1, जब शॉर्टकट काम करने का मन करे, हार्ड वर्क नहीं, दौड़ने का मन है, आराम से काम करने का मन करे, तो समझ लेना है बूढ़ा हो रहे हो। बात समझ गया? जब हार्ड वर्क करने का मन करे तो समझ लेना कि बूढ़ा नहीं हो रहा। और दूसरा कि दिन में सोने का मन करे। दिन में कौन सोता है, रोगी या भोगी? और तुमको भी सोने का मन कर रहा है, इसका मतलब तुम भी बूढ़ा लक्षण में जा रहे हो। बात समझ गए? मैकडॉनल्ड्स का नाम सुने हो? मैकडॉनल्ड्स बहुत बड़ा रेस्टोरेंट्स है, महानगर सब में होता है, अमेरिका की कंपनी है, जिनका जो फाउंडर है वो 55 वर्ष की उम्र में जब ने सोचा कि हमको लगाना है, हमको बिजनेस करना है, तो किया। 55 वर्ष में सोचा, एक सर्विस से निकलकर, एक प्राइवेट जॉब से निकलकर जब सोचा कि हमको बड़ा बिजनेस करना है तो किया। पूरे आज वर्ल्ड में उसका हर जगह रेस्टोरेंट वगैरह है। बात समझ गए? और तीसरा कि जब तुम्हारा शादी होगा और पत्नी शक करना छोड़ दे तो समझ लेना कि बूढ़ा हो गए हो। बात बुझ गए ना? तो 3 लक्षण है बूढ़ा होने का। तो बूढ़ा मत बनिए, जवान बनिए। आपकी उम्र अभी क्या है? उम्र तो जवान का, और दिमाग को भी जवान बना के रखिए। लिसन, तो बीटा एलिमिनेशन हमारे पास है, और ध्यान दीजिए, बीटा एलिमिनेशन के अंदर सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेने वाले हैं। डेट इज द पहला टाइप हमारा E2 इलिमिनेशंस। E2 इलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस या जो रिएक्शन होता हो इलिमिनेशन का, उसमें हमारा सबस्ट्रेट कौन होता है? एल्किल हैलाइड। और हमारा जो रीएजेंट है, रीएजेंट कौन होता है? बेस। कौन होता है? बेस। दोनों अगर एक टाइम साथ ही साथ पार्टिसिपेट करे, दूसरी भाषा में हैलाइड का हेलोजन और बेस का OH, इसके H को निकालने का कार्यक्रम दोनों एक साथ होता रहे, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? E2 इलिमिनेशन। इस रिएक्शन का जो रेट होगा वह K इंटू सबस्ट्रेट और बेस दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। बेस कितना स्ट्रांग है, बेस की कंसंट्रेशन कितना है, एल्किल हैलाइड कितना एक्टिव है, कितना स्ट्रांग है, कितना प्रेफर्ड है। तो इस बात को समझने के लिए पहले एक एग्जांपल ले लिया जाए कि जैसे हमारे पास CH3 CHCl CH2H, जैसा कि आपको पता है कि हमारा बीटा इलिमिनेशंस एंटी हाइड्रोजन को क्या करती है? टाइप है हमारा बीटा एलिमिनेशन क्या है? एंटी इलिमिनेशंस का टाइप है। तो यहाँ पे हमारा CH2 है, तो कह रहा है कि ये हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो जब ये हाइड्रोजन बेस की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन, ये जो बेस हमारा था H को ले लेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा
और उसी समय Cl हमारा बाहर इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, बैलेंस होने के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा। यह रिएक्शन आसान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर एक हमारा क्या चाहिए, पाप चाहिए, बाप नहीं पाप चाहिए। पाप क्या होता है, कह रहा है हमारा पोलर, क्या कह रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। तो सभी पॉइंट को हम बारी बारी से डिस्कशन करेंगे, और जैसा कि आरती का समय हो चुका है तो कुछ नॉइस तो जरूर होगा, लेकिन पढ़ाने का कार्यक्रम हम जारी रखते हैं। आप लोग कष्ट करके समझिएगा, आपके हित की बात है, और बैकग्राउंड में आरती अपना चलता रहेगा, क्या दिक्कत है ना, भगवान का भी भक्ति होता रहेगा। लिसन, तो ये हमारे पास CH3 है, CH है, Cl है, CH2 है, H है। क्लोरीन को लिविंग ग्रुप कहेंगे। ये ग्रुप ध्यान रखिए, क्लोरीन हमारा लिविंग ग्रुप है। ये ग्रुप और हाइड्रोजन जो निकला है एक दूसरे से बीटा पोजीशन पर है, एक दूसरे से हमारा क्या है, बीटा पोजीशन पर है। और ये हमारा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारा सॉल्वेंट है। तो ये हमारा रिएक्शंस है। बात समझ गए सब कोई? इस रिएक्शन को और हम समझाएं और बहुत सारा एग्जाम्पल ले, बहुत सारा कंडीशन ले, उससे पहले E2 रिएक्शंस कब फेवरेबल होगा, कब बेहतर होगा, उसकी क्या कंडीशन होगा, उसको पहले समझ लो। कंडीशंस फेवरेबल फॉर द E2 रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम लेते हैं एल्किल हैलाइड की बात। एल्किल हैलाइड की बात करें, जो एल्किल हैलाइड हमारा होगा, थोड़ा सा 1 मिनट समय दो। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम हो रहा है जी, चलिए ध्यान दीजिए। अब एल्किल हैलाइड क्या हमारे पास, एल्किल हैलाइड्स RH क्या हमारे पास, RH कैसा होना चाहिए, कौन सा एल्किल हैलाइड E2 मैकेनिज्म के लिए, E2 रिएक्शंस के लिए बेहतर होगा। तो आपको हम बता दें कि हमारे पास टर्सरी सबसे फास्ट E2 रिएक्शन देगा, फिर सेकेंडरी देगा, और फिर हमारा प्राइमरी देगा। क्या बोले हम, एल्किल हैलाइड 3 प्रकार का, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये हमारा टर्सरी और सेकेंडरी फास्ट इसलिए देगा कि यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब भीड़ भार। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगा, तो हमारा इलिमिनेशन की जगह सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भीड़ भार क्यों लेते हैं एल्किल हैलाइड का, ताकि हमारा क्या हो जाए, सब्स्टिट्यूशन ना हो। स्टेरिक रहेगा, भीड़ भार रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, इलिमिनेशन। हमको इलिमिनेशन रिएक्शन करना था, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, क्या होगा, इलिमिनेशन। एक बात बताओ, प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, क्या उसमें भीड़ भार होता है, तो नहीं, प्राइमरी कोई भीड़ भार नहीं होता है। तो अगर इसमें भीड़ भार नहीं होता है, सिंपल होता है, कम क्राउडेड होता है, कम भीड़ भार होता है, तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो भाई सब्स्टिट्यूशन ना हो, हमें तो इलिमिनेशन करना है, तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा बल्कि बेस। मतलब ये कि प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो आपको बल्कि बेस लेना है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है तो बल्कि बेस लेना है, और टर्सरी और सेकेंडरी है तो बल्कि बेस की कोई आवश्यकता नहीं है। बस आप क्या कीजिए, नॉर्मल बेस ले लीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, जैसे RONA ले लीजिए इस केस में, और इस केस में जब लेना है तो RNO तो लेंगे, लेकिन बल्कि फॉर्म में ऐसा होना चाहिए। ये हमारा ONA ऐसा बेस होना चाहिए जो काफ़ी ब्रांच हो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो, काफ़ी बल्कि हो, भीड़ भार वाला हो, ठीक है। तो अगर हमारा एल्किल हैलाइड भीड़ भार वाला नहीं है तो कोई बात नहीं है, बेस को हम क्या करेंगे, हिंड्रेंस दे देंगे बेस के द्वारा।
तो अगर बल्कि बेस है तब भी हमारा एलिमिनेशन होगा। क्या होगा? एलिमिनेशन होगा, और हमें एलिमिनेशन ही करवाना था। तो सबसे पहले आप समझ गए कि एल्किल हैलाइड कैसा होना चाहिए, या SN2 में E2 मैकेनिज्म में कौन सा एल्किल हैलाइड प्रीफर्ड करता है। तो भाई टर्सरी सबसे बेहतर देगा रेट ऑफ रिएक्शन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। तो टर्सरी बेहतर क्यों देगा? क्योंकि वहां पर ब्रांच है, वहां पर भीड़ भाड़ है। ब्रांच यहाँ कम हुआ तो रेट कम हो जाएगा, यहाँ कम हो तो और भी कम हो जाएगा। और होता क्या, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन होने की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए क्या करते हैं, बल्कि बेस लेकर हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन करवाते हैं। चलिए आगे देखिए सेकेंड कंडीशन। एल्किल हैलाइड तो समझ गए आप लोग, कोई कष्ट है किसी प्रकार का? नहीं ना। चलिए अब सेकेंड कंडीशन देखो, ये जो लिविंग ग्रुप है इसका क्या विशेषता होगा? कौन सा ग्रुप बाबू? लिविंग ग्रुप। कौन सा लिविंग ग्रुप हमारा E2 मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा? तो ऐसा देख लेते हैं, सब कुछ सही है ना? चलिए सब कुछ सही दिख रहा है। लिविंग ग्रुप का मतलब ये क्लोरीन हमारा बाहर निकलने वाला है, लेकिन कौन सा लिविंग ग्रुप? क्या क्लोरीन पहले निकलेगा, जल्दी निकलेगा, कि ब्रोमीन जल्दी निकलेगा, कि आयोडीन जल्दी निकलेगा, कि फ्लोरीन कोई और निकलेगा? ये हमारा प्रश्न है। तो भाई कह रहे कि लिविंग ग्रुप जितना बेहतर होगा, E2 का जो रेट ऑफ रिएक्शंस है E2 का, वो हमारा बेटर लिविंग ग्रुप पर डिपेंड करता है, जो जितना जल्दी निकले। क्योंकि लिविंग निकलेगा तब तो बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड। बात समझ गए? तो आपको जानकारी दे दे कि हमारे पास जो आयोडीन है ये हमारा बेटर लिविंग ग्रुप है, जो ब्रोमीन है ये हमारा गुड लिविंग ग्रुप है, और जो क्लोरीन है ये हमारा फेयर लवली नहीं रखा था, कहाँ का फेयर कॉपी बनाते हो ना? फेयर कॉपी क्या होता है? साफ सुथरा, जितना बढ़िया चाहिए उतना बढ़िया बना रहे हो। तो वही जितना लिविंग ग्रुप होना चाहिए जितना बड़ा, उतना बड़ा ये लिविंग ग्रुप होता है। कौन? क्लोरीन। मतलब क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन भी आराम से निकल जाएगा, लेकिन सबसे पहले कौन निकलेगा? आयोडीन। उसके बाद निकलने का दर किसका है? ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। और फ्लोरीन माइनस क्या हमारा? ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है, कमजोर है, कमजोर लिविंग ग्रुप है। और आपको बता दे, जैसे हमारे पास OH होता है अल्कोहल, ये भी हमारा एमाइन NH2, ये भी हमारा लिविंग ग्रुप है, लेकिन बहुत कमजोर, कमजोर नहीं बहुत कमजोर। OH, उसके बाद NH3OCH3 जिसको हम लोग कहते हैं मिथॉक्सी। उसके बाद जैसे हमारे पास क्या है, जैसे Me3 पॉजिटिव, ये किससे जुड़ा रहेगा? तो ये सब हमारा क्या है? वेरी पुअर, क्या हमारा बहुत कमजोर लिविंग ग्रुप है, वेरी पुअर लिविंग ग्रुप। बातें स्पष्ट हो गई? दिक्कत है कहीं पर? ये जो पुअर लिविंग ग्रुप है, यहां पर जनरल सेटजिफ रूल नहीं हो पाएगा। ये क्या होता है आगे डिस्कशन करने वाले हैं। यहां इस केस में होगा हमेशा हॉफमैन रिएक्शंस। चलिए बात समझिए, लिविंग ग्रुप क्या होता है कि जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा, जितना बेहतर लिविंग ग्रुप होगा उतना ही बेहतर रेट ऑफ रिएक्शंस ऑफ E2 होगा। बात समझ गए? तो आयोडीन का बेहतर लिविंग ग्रुप है, क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर आयोडीन लगेगा, यहाँ पर जब आयोडीन होगा तो बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा, और जब बॉन्ड लेंथ बड़ा हो जाएगा तो निकलना उसके लिए आसान होता है, बॉन्ड आसानी से टूट जाती है। बात समझ गए? तो पहला विशेषता एल्किल हैलाइड को लेकर हम बताएं, दूसरा लिविंग ग्रुप को लेकर बताएं। किसको बताएं? लिविंग ग्रुप, निकलने वाला ग्रुप। तो यहाँ अगर आयोडीन है तो रिएक्शन फास्ट होगा, ब्रोमीन है तो थोड़ा सा स्लो हुआ, उससे क्लोरीन है तो और स्लो हुआ, लेकिन होगा। फ्लोरीन होने से रिएक्शन यहां तक ही रुक सकता है। बात समझ गए? तो नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोजन का क्या विशेषता होगा। इसको मिटाएं जी।
जो हाइड्रोजन निकलने वाला है उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, कैसे हाइड्रोजन जल्दी से जल्दी निकलेगा। तो सबसे पहला जो हमारा तीसरा विशेषता है कि इलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन, इसका विशेषता क्या है कि ये हमारा जो बीटा हाइड्रोजन है शुड बी 180 विथ लिविंग ग्रुप के साथ 180 पे रहे, ठीक है, तो उतना ही ज्यादा हमारा निकलने का चांस बनेगा। क्यों? क्योंकि जो OH माइनस है ये भी निगेटिव नेचर का है, निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव नेचर का है। अगर यहाँ का हाइड्रोजन हम लेंगे, यहाँ का हाइड्रोजन लेंगे मान लो, तो OH जब यहाँ आएगा रिएक्शन करने के लिए तो रिजल्ट क्या होगा कि ये भी निगेटिव, OH माइनस निगेटिव, ये भी निगेटिव, रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा। तो रिपल्सन को कम करने के लिए हमारा क्या करेगा, OH बैक साइड से अटैक करेगा। तो ये जितना बैक साइड में रहेगा, बैक साइड वाला हमारा जो हाइड्रोजन है, बैक साइड जो बीटा हाइड्रोजन है वही हमारा जल्दी निकलेगा, बाहर निकलेगा। तो हाइड्रोजन का विशेषता समझ गए हैं। पहला एल्किल हैलाइड का विशेषता समझे कि टर्सरी होना चाहिए, दूसरा कि यहाँ जो लिविंग ग्रुप है वह गुड होना चाहिए, और तीसरा कि जो हाइड्रोजन है वह एंटी पोजीशन पर एंटी कोप्लेनर होना चाहिए या 180 डिग्री का हो, इसके साथ ही 180 डिग्री माना जाएगा। बात समझ गए। अब चौथा विशेषता हम देख रहे हैं कि जो हमारा बेस है वह बेस हमारा कैसा होना चाहिए। तो कह रहा है बेस हमारा स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग बेस होना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह बेस के फर्स्ट ऑर्डर पे डिपेंड करती है। मतलब बेस, अगर बेस की कंसंट्रेशन 2 गुना बढ़ा दिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हमारा 2 गुना बढ़ेगा। तो बेस जितना स्ट्रांग लोगे, जितना कंसंट्रेट लोगे, उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। तो भाई स्ट्रांग बेस कौन है? प्रश्न है स्ट्रांग बेस कौन है? तो बस वही जो हमारा अल्कोहलिक KOH, इसका मतलब जैसे C2H5OH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, यहाँ से हमारा क्या हुआ, वाटर बाहर निकला, ये जो हमारा है ना H और OH बाहर निकला, और यहाँ बन गया हमारा क्या, C2H5OK। सोडियम लेते तो C2H5ONA बन जाता। अल्कोहलिक KOH ले लो, अल्कोहलिक NaOH ले लो, ठीक, इसी को हम लोग कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं सिंपल में RONA, रोना। क्या कहते हैं? RONA, रोना। मतलब यहाँ एक कार्बन, 2 कार्बन लो या 1 कार्बन लो, जो भी है R, उसको हम लोग कह देंगे RONA, रोना। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और कोई स्ट्रॉन्ग बेस होता है क्या जी? ये जो हमारा बल्कि है, जो बताया थोड़ा पहले, ये हमारा जो Na है, किसमें? टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड में, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड में। ये हमारा क्या है, मतलब सोडियम टर्सरी ब्यूटा ऑक्साइड, किसमें? टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड में जो है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। और भी हम ले सकते हैं, जैसे हमारे पास सोडामाइड है NaNH2 इन अमोनिया, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एलिमिनेशन करता है। इसको आप अल्काइन वाले चैप्टर क्लास 11th में देखे होंगे, पढ़े होंगे कि जब कभी डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है तो उसके लिए हम इसको याद करते हैं। बातें स्पष्ट हो गई? दिक्कत है कहीं पर? तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस की कहानी रहा कि बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ नोट करेंगे बाबू, कि अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस के जगह, स्ट्रॉन्ग बेस की वजह हम क्या ले लिए, वीक बेस, तो क्या होगा? क्या ले लिए? वीक बेस। तो कुछ नहीं होगा, बस हो जाएगा E1 रिएक्शंस। E1 क्या हो जाएगा हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस लेने की जगह तुमने वीक बेस ले लिया, तब क्या हो जाएगा? E1 रिएक्शन हो जाएगा। और मान लो कि हमने स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है उसका क्या लेंगे, कमजोर न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल।
तब क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, अपोजिट वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो वहां पर तो E2 होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम वीक बेस ले लिए और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल देख के ले लिए, तो यहां पर क्या होगा पता है, SN2 हो जाएगा। क्या ले लिए हम लोग, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये क्या होता है आगे कुछ दिन बाद हम लोग देखेंगे। बात समझ गए, ये कुछ कंडीशन है, स्ट्रॉन्ग बेस ही हमको चाहिए, बेस के कुछ एग्जाम्पल है। अब थोड़ा सा देखेंगे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, कैसे लेंगे, ठीक है। 4 कंडीशन कंप्लीट हुआ, इसको मिटाएं। तो चौथा कंडीशन हमारे पास है कि हमारा सॉल्वेंट, मतलब जहां तुम रिएक्शन कराते हो उसकी मीडियम, तो कह भाई सॉल्वेंट क्या होना चाहिए E2 के लिए, पाप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाप, मतलब पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। तो कहेंगे भाई एप्रोटिक क्या होता है, तो चलिए इस पर आते हैं। उससे पहले आपको हम बता दें कि सॉल्वेंट को हम पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 तरह से बांटते हैं। एक होता है हमारा प्रोटिक और दूसरा होता है एप्रोटिक। पोलर शब्द भी है यहाँ पर। पोलर का मतलब वही जिसका डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ हो जाए, और नॉन पोलर का मतलब होता है जिसका डायपोल मोमेंट का वैल्यू 0 हो जाए। जब म्यू का मान 0 हो गया तो उसको नॉन पोलर कहते थे। यहाँ नॉन पोलर की बात हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे केवल और केवल किसकी बात करेंगे, पोलर, जिसकी पोलरिटी कुछ ना कुछ है। लेकिन प्रोटिक हाइड्रोजन भी दे सकता है, पोलर भी है और हाइड्रोजन भी दे सकता है, तो उसको क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक। और ये क्या है, पोलर एप्रोटिक, मतलब पोलर है, डायपोल मोमेंट कुछ ना कुछ है, बहुत कम है, जिससे वो आयोनाइज नहीं होगा, डिसोसिएट नहीं होगा। और हमारा एप्रोटिक मतलब हाइड्रोजन, एक साथ लिखो, जिससे हाइड्रोजन हमारा एप्रोटिक, हाइड्रोजन हमारा डिसोसिएट नहीं होगा, आयोनाइज नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। मतलब जो हाइड्रोजन ना दे, पोलर है लेकिन हाइड्रोजन नहीं दे सकता, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, उसको पोलर एप्रोटिक कहते हैं। और जो हाइड्रोजन दे सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, जिसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होता है, उसको क्या कहते हैं, पोलर प्रोटिक। तो भाई डायपोल मोमेंट किसका ज्यादा होता है, तो तुमने पढ़ा वाटर का होता है, अमोनिया का होता है ना, अल्कोहल का होता है। तो ये सब हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक है। क्या बोले हम, पोलर प्रोटिक है। और कौन दे सकता है हाइड्रोजन, भाई एसिटिक एसिड दे सकता है, ये भी हमारा क्या है, पोलर प्रोटिक है। जो भी 2-4-10% भी हाइड्रोजन दे सकता है, वो सब का सब प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर आएगा। और पोलर एप्रोटिक क्या होता है, एप्रोटिक मतलब प्रोटिक मीन्स क्या, प्रोटॉन, और ए माने नॉट, जो प्रोटॉन नहीं दे, कहेंगे डू नॉट, क्या, डू नॉट रिलीज प्रोटॉन, या डू नॉट रिलीज H+, ना ही H+ ले और ना ही H+ दे, ध्यान रखिएगा, ना ही H+ ले और ना ही H+ दे, उसको क्या कहते हैं, पोलर एप्रोटिक। तो कौन ऐसा है जो प्रोटॉन ना लेगा ना देगा, इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे हमारे पास है CH3Cl, इसको मिथाइल साइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मिथाइल साइनाइड। ये हमारा ना हाइड्रोजन लेगा और ना ही हाइड्रोजन देगा। बात समझ गए। अब जैसे हमारे पास मान लो ये SOO है, इधर भी CH3 है, मान लो इधर भी CH3 है, तो ये भी हमारा ना हाइड्रोजन लेगा ना हाइड्रोजन देगा। जैसे एसीटोन है CH3COO CH3, ये भी हाइड्रोजन ना लेगा ना देगा। अब जैसे हमारे पास एमाइड का कुछ है, एमाइड क्या होता है पता है, ये हमारा एमाइड है, इधर भी कुछ लगा दो अपना, चाहे फॉर्मल एमाइड ले लो, तो यहाँ भी CH3, तो कहेंगे इसको NN डाइमिथाइल फॉर्मूलामाइड, ऐसा कुछ इसका नाम हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या करेगा, ना हाइड्रोजन लेगा ना हाइड्रोजन देगा। तो ये सब ऐसे हमारा सॉल्वेंट है जो एप्रोटिक है। एप्रोटिक मतलब ये हाइड्रोजन ना देने वाला है ना लेने वाला है।
तो सॉल्वेंट की कहानी तो समझ गए आप लोग। अब बात रहा अल्कीन की कुछ बातें। तो चौथा बात कंप्लीट किया जाए, पांचवा बात देखिए। तो जो पांचवा बात हमारे पास है डेट इज द जो अल्कीन बना, इसके अंदर कोई रीअरेंजमेंट्स तो नहीं होता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अल्कीन है वह अल्कीन स्टेबल कैसे होगा, कैसे स्टेबल अल्कीन बनेगा। तो भाई अल्कीन का जो स्टेबिलिटी होगा वह नंबर ऑफ अल्किल ग्रुप पर होगा। जितना ज्यादा अल्किल ग्रुप होगा, दूसरी भाषा में जितना ज्यादा हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा ने इसको बीटा कहोगे, नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा बीटा हाइड्रोजन होगा उतना ही ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा। यहां जो मैकेनिज्म चलता है उसमें कोई हमारा इंटरमीडिएट्स नहीं है, इसलिए कोई कार्बोकेटन वगैरह तो बनता है नहीं, इसलिए यहां पर कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं होता है, नो रीअरेंजमेंट्स। हाँ, लेकिन सिचुएशन के आधार पर ये हमारा क्या करता है, जो अल्कीन होता है ये आइसोटोप्स बनाते हैं, आइसोटोप्स नहीं, ये सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस फॉर्म बनाते हैं, आइसोमर्स फॉर्म बनाते हैं। सिस और ट्रांस हमारा आइसोमर्स फॉर्म बनाते हैं। तो आपको अल्कीन का सिस और ट्रांस हम बता चुके थे कि बाबू ये जो कंडीशन है सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ मान लो एक्स वाई, यहाँ मान लो हमारा क्या है एक्स वाई, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा सिस और ट्रांस बनेगा। कोई दिक्कत कहीं पर? तो सिस और ट्रांस हमारा अल्कीन दिखाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत है कहीं पर? एक बात और भी है, जब आप बैलेंस करोगे ना तो HCl या जो भी वाटर कुछ बाहर निकलेगा, तो ये जो बाहर निकला ना तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गया कि घट गया, सो बताओ। अल्कीन का जो विशेषता हुआ, जो एल्किल हैलाइड से अल्कीन बना और कुछ साइड प्रोडक्ट बनता है, तो इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 2 हो गया और इसकी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1 था। जैसे बर्फ 1 है, उसको तुमने गर्म किया, पानी बना लिया, पानी को गर्म किया, वेपर बना लिया, सब कन सब उड़ रहा है। तो तुम्हें बताना है कि किसका रेंडमनेस ज्यादा है, बर्फ का रेंडमनेस ज्यादा था कि पानी का रेंडमनेस ज्यादा है कि वेपर का। तो थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा कि जितना ज्यादा भागदौड़ है उसी को हम लोग रेंडमनेस कहते हैं, डिग्री ऑफ रेंडमनेस, और इसको मेजर करते हैं एंट्रोपी के द्वारा। तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूल्स होगा उतना ही ज्यादा रेंडमनेस होगा। तो यहां मॉलिक्यूल्स 1 था, यहां मॉलिक्यूल्स 2 है, तो रेंडमनेस बढ़ गया, रेंडमनेस बढ़ गया। इसको हम अगला पॉइंट लेते हैं कि कैसा रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन हमारा कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। बात समझ गए? एलिमिनेशन कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है कि इंडोथर्मिक है। तो ध्यान दिया जाए, एक्सो माने हीट बाहर निकल रहा है, इंडो माने हीट ले रहा है। तो तुम्हें सोचना है रेंडमनेस जब बढ़ गया, पानी से वेपर बना तो रेंडमनेस बढ़ गया, तो पानी हीट लिया होगा तब ना रेंडमनेस बढ़ा है। तो हमारा जैसे ही मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़े तो समझ जाएंगे रेंडमनेस बढ़ रहा है, रेंडमनेस इंक्रीज किया। रेंडमनेस इंक्रीज किया मतलब कहेंगे इंट्रोपी इंक्रीज किया। इंट्रोपी को कैसे इंडिकेट करते हैं? डेल एस से, ये हमारा इंक्रीज कर गया। अब अगर इंट्रोपी इंक्रीज कर गया तो भाई हीट लेगा कि देगा, ये प्रश्न है। तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था कि डेल जी बराबर डेल एच टी माइनस डेल एस, याद होगा। कोई रिएक्शन तब तक स्पॉन्टेनियस है, पढ़े होंगे, बार बार पढ़े होंगे कि कोई रिएक्शन तब तक स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, जब तक डेल जी का मान निगेटिव नहीं, बड़ा निगेटिव है। बात बुझ गए?
तो मतलब इसका जो आंसर आएगा डेल जी वो टोटल में निगेटिव आना चाहिए। तो भाई टोटल में निगेटिव कैसे आएगा, ये हमारा प्रश्न है स्पॉन्टेनियस के लिए। तो देखो डेल एस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। डेल एच क्या हो रहा है, डेल एस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ध्यान दीजिए ये जो रिएक्शन है यहां पर रेंडमनेस बढ़ रहा है, मतलब जब ये हीट देंगे, सिस्टम को हीट देंगे तब ये रेंडमनेस बढ़ेगा। तो हमारा जो डेल एस था, जो हमारा डेल एस था, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसको मिटाते हैं। जो हमारा डेल एस था वह पॉजिटिव है। डेल एस क्या होता है, पॉजिटिव। और चूंकि डेल एस जब पॉजिटिव हुआ तो डेल एच भी हमारा अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा। इंट्रोपी बढ़ा, रेंडमनेस बढ़ा, हीट देंगे तब ये रेंडमनेस बढ़ेगा। तो डेल एच पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। लेकिन नेट निगेटिव कब आएगा, जब ये निगेटिव वाला हमारा क्या होगा, एक मिनट थोड़ा सा, क्या बोली फिर से बताओ। डेल एस पॉजिटिव, डेल एच पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो हमको नेट क्या चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो भाई निगेटिव वाला बड़ा होना चाहिए ना। तो टेम्परेचर हाई क्या होना चाहिए, एट हाई टेम्परेचर। एट हाई टेम्परेचर क्या होगा कि डेल एच छोटा हो जाएगा, किससे, टी डेल एस से। अगर टेम्परेचर कम ले लोगे तब क्या होगा, टेम्परेचर कम ले लोगे तो ये बड़ा हो जाएगा ना। तो रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। तो अल्कीन बनता रहे इसके लिए जरूरी है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। अगर लो टेम्परेचर रहा तो बउआ अल्कीन नहीं बनेगा, वहां पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, ये सब कहानी होगा। बात बुझ गए। एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन हमारा क्या है, इंडोथर्मिक है। क्यों इंडोथर्मिक है, क्योंकि इंट्रोपी हमेशा इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहा है। ठीक है, इंट्रोपी इंक्रीज क्यों किया, क्योंकि जो हमारा डेल एस होता है वह एन के साथ सीधे समानुपात होता है। तो उम्मीद करते हैं कि टेम्परेचर वाला फैक्टर आपको क्या करना है, हमेशा रिएक्शन में टेम्परेचर को हाई करना है। हाई मतलब ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस रिएक्शन को करते समय आपको 50 डिग्री सेल्सियस कम से कम मेंटेन करना है, 50, 55, 60 ऐसा कुछ मेंटेन करना है। बातें स्पष्ट हो गई। 6 नंबर बात, ये अल्किन की बात हो गई। जहां पर सिस और ट्रांस बनेगा वहां की कहानी थोड़ा सा देख लिया जाए। कौन सा पॉइंट होगा, 6 नंबर, कि जैसे हमारे पास मान लो ये अल्कीन बना, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा H है, ये हमारा H है। क्या इसका सिस ट्रांस बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि सेम हो गया। ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा H है और ये हमारा CH3 है, ये बनेगा सिस। बात समझ गए। और क्या हुआ, जैसे हमारे पास CH3 है, ये हमारा H है, ये हमारा CH3 है और ये हमारा H है, ये सिस बनाएगा। बातें स्पष्ट हो गई, दिक्कत है कहीं पर। तो इस तरह से हमारा सिस और ट्रांस वाला केस आपको समझ में आना चाहिए। और एक थोड़ा सा न्यूमैन प्रोजेक्शंस वाला जो डायग्राम रहेगा उसका आप अल्कीन कैसे बनाओगे ये समझ लो। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल मान लेना, ये सेकेंड एग्जाम्पल। ये हमारा अंदर का कार्बन है, ये हमारा बाहर का कार्बन। मान लो यहाँ पर हमारा क्या है, CH3 है, ये हमारा CH3 है और यहाँ मान लो हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। और अंदर की कार्बन में क्या है कि ये हमारा H है, ये हमारा CH3 है, ये हमारा CH3 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ब्रोमीन है और जो हमारा हाइड्रोजन 180 डिग्री पे होना चाहिए, तो ये बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के बाद क्या डायग्राम बचेगा, तो ये समझो अगला स्टेप में क्या होगा,
ये हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ बच गया हमारा CH3, यहाँ बच गया हमारा, एक मिनट, ये बच गया CH3, ये बच गया हमारा CH3, ब्रोमीन निकल गया, हाइड्रोजन निकल गया, ये रहा हमारा CH3, ये रहा हमारा CH3, ये रहा हमारा CH3। तो ऐसा करते हैं कि ये कार्बन को हम लोग फ्रंट ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, चलो ठीक है, ये हमारा CH3, ये हमारा CH3, और बैक कार्बन में क्या लेते हैं, CH3, और ये हमारा CH3। ध्यान देना कि एक बॉन्ड तो पहले से था ही, अब ये जो हाइड्रोजन गया ये बॉन्ड छोड़ के गया, तो ये बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच में, बैक और फ्रंट कार्बन के बीच में बॉन्ड हमारा बन जाएगा। बात समझ गए? तो ये भी एक इस तरह का हम लोग कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। चलिए, कंडीशन समझ गए कि E2 मैकेनिज्म कैसे होता है, क्या क्या कंडीशन चाहिए, ये बात आप समझ गए हैं। अब इसका मैकेनिज्म हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं। तो क्या आप सभी इससे पहले जितना वीडियो हम दिए हैं सब देख चुके हैं? हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आप थोड़ा सा अल्कीन का जो है सिस और ट्रांस आइसोमर्स वाला देख लीजिएगा, वो हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। और ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत कहीं पर। और आप सभी के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, और आप सभी हमारे लिए मेहनत कहाँ करते हो? मेहनत करते हो ना? मेहनत करते तो अभी सब्सक्राइब की संख्या कम से कम 1000 पहुंच गया रहता, गधा सब। तो तुम लोग खूब मेहनत करो, बात समझ गए, ताकि हमें वीडियो बनाने में और मजा आए, ठीक है। कोई दिक्कत कहीं पर? चलिए अब थोड़ा सा देखिए मैकेनिज्म सेक्शन क्या हमारा, जैसे CH3 है, CH है, ये हमारा Br है मान लो, ये हमारा CH2 है और H है। इसका रिएक्शन हम कर दिए क्या, स्ट्रॉन्ग बेस में, स्ट्रॉन्ग बेस में, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में 50 डिग्री पर रिएक्शन कर दिए। तो सबसे पहले क्या, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, OH माइनस, अपना OH माइनस से क्या करेगा, H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, खींचेगा, एसिडिक हाइड्रोजन है। अब ये यहां पर आएगा और यहां बाहर निकलेगा, ये हमारा ब्रोमीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा। तो सब काम तुरंत नहीं हो जाएगा, कुछ माइक्रो सेकेंड लगेगा। तो माइक्रो सेकेंड वाला कंडीशन में क्या हाल हुआ होगा कि यहां ये बॉन्ड आ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉन्ड अब इससे बन रहा है। तो एक तरह से हमारा CH, ये जो हमारा ब्रोमीन है, और ये जो हमारा CH2 है, और ये जो हमारा H है, तो ये हमारा ऐसा कुछ कहानी था पहले। लेकिन अब क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड कमजोर होने लगा, ये बॉन्ड कमजोर होने लगा, और ये इधर आने लगा, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड भी होने लगा। उसके बाद यहां जो OH है, यहां भी हमारा बॉन्ड बनने लगा। तो ये हमारा, इसी को कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या कहते हैं? TS, क्या कहते हैं? ट्रांजिशनल स्टेट। ये जितना ज्यादा स्टेबल होगा, अल्कीन का बनने का रेट कहो या एलिमिनेशन रिएक्शंस का रेट हमारा फास्ट होगा। अब इसके बाद वाला फेज में क्या होगा, माइक्रो सेकेंड के बाद, मतलब बहुत कम समय के लिए हमारा स्टेबल होता है। तो हमारा बन गया CH3 CH, यहां डबल बॉन्ड आ गया CH2। कोई दिक्कत कहीं पर? यही हमारा मैकेनिज्म सेक्शन है किसका, E2 रिएक्शंस का। यहां तो सिंपल अल्केन था, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। ये जो हमारा एल्कील हैलाइड था, ये हमारा एक तरह से सिमेट्रिकल था, कोई दिक्कत नहीं था अल्कीन बनाने में। लेकिन अगर अल्कील हैलाइड अनसिमेट्रिकल हो गया तब क्या होगा? तो तब का कहानी देखो, इसको मिटाएं।
समझेंगे। अब हमारे पास E2 एलिमिनेशन चल रहा है, उसका सारा कॉन्सेप्ट्स आपको हम बता दिए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल पहले देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 और Cl। ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल एल्किल हैलाइड है। इसका रिएक्शन हम स्ट्रॉन्ग बेस जैसे अल्कोहलिक KOH, जिसका मतलब क्या है अल्कोहल, जैसे C2H5OH और KOH, यहाँ से हमारा OH पैदा होगा, ठीक है। और इस OH को क्या चाहिए, हमारा H चाहिए। क्या चाहिए हमारा H। तो ऐसा देख लो पहले, ये हमारा इससे रिएक्शन करके वाटर बना लेगा, तो C2H5O माइनस K प्लस और वाटर। तो एक्चुअली ये जो हमारा है, ये हमारा H को एक्सेप्ट करेगा, जो हमारा बीटा पोजीशन पर H है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ध्यान दिया जाए, याद रखिएगा कि अगर OH डायरेक्ट जाके रिएक्शन करेगा तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो पहले करना क्या है, इस KOH को शराब पिला दो, बेहोश हो जाएगा, वाटर बना लेगा। बात समझ गए, एसिडिक नेचर का था, बेसिक नेचर का था, वाटर बना लिया और हमारा एक नमक जैसा बना हुआ है। और सॉल्यूशन के अंदर कौन सा सॉल्वेंट लेते हैं, बताए थे पोलर ए प्रोटिक। तो उसके अंदर क्या होगा, ये हमारा एक बन गया हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है या ये भी स्ट्रॉन्ग बेस है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये बेस एक्वस कंडीशन में रहता तो गारंटी था कि सब्स्टिट्यूशन ही होता। बट ये कौन सा कंडीशन में, अल्कोहलिक। तो अल्कोहल से रिएक्शन करने के बाद ऐसा कुछ आयन फॉर्मेट होता है। अभी चूंकि बल्कि है, भीड़ भाड़ है यहाँ पे ज़्यादा, तो ये इस मॉलिक्यूल्स में नहीं जा सकता है। यही हाइड्रोजन को अपने तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, छीनेगा। तो जरा सोचिए, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा उसका पोजीशन कुछ ऐसा है, एक इसके सामने है और एक इसके अपोजिट में है। तो बताए थे कि जो 180 डिग्री वाला हाइड्रोजन होता है एंटी पोजीशन पर, वही हमारा बाहर निकलेगा। तो ये जब बाहर इसके साथ क्या है, C2H5O माइनस, तो H यहाँ पे आ जाएगा। तो H जब आएगा तो बॉन्ड छोड़ के आएगा, तो बॉन्ड यहाँ गया और फिर अंत में बैलेंस होने के लिए क्या हो, ये अपना बॉन्ड लेके एक ठो निकल जाएगा क्लोरीन। तो फाइनल क्या हो गया, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बात समझ गए। यह अल्फा हाइड्रोजन हटा है जहां पर हमारा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो प्रोडक्ट बना है ये उतना स्टेबल नहीं है। यहां भी अल्फा हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन बाहर निकलता तो फिर ये बॉन्ड कहाँ आता, यहाँ पे आता और फिर अपना ये क्लोरीन बाहर निकल जाता। तो उस समय कहानी क्या होता, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसको कहते हैं 2 ब्यूटीन, इसको कहते हैं 1 ब्यूटीन। जरा समझेंगे, ये हमारा अल्कीन है, इसको एज ए फंक्शनल ग्रुप लेते हैं अल्कीन, और इसका पहला कार्बन ये हमारा क्या है, अल्फा कार्बन, और इस पर लगा हुआ हाइड्रोजन कितना है, 2। तो कहेंगे अल्फा हाइड्रोजन 2 हुआ। एक हाइपर कंजुगेशन होता है जो एक तरह का नो बॉन्ड रिजोनेंस है, जो मॉलिक्यूल्स को स्टेबल करता है। तो वो किस पे डिपेंड करती है, अल्फा हाइड्रोजन पर। उसका फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन क्या था, अल्फा हाइड्रोजन +1। तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और +1, 3 ठो स्ट्रक्चर इसका बनेगा। बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है, ये अल्कीन 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा
वह कितना बनेगा 7 और यहाँ कितना बनेगा 2। तो ये हमारा मोर स्टेबल है। और इसी बात को सेठ जिफ ने समझाया, शॉर्टकट समझाया, मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। इनके अनुसार ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। बात समझे? जहां पर जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट हुआ है ना CH3 के द्वारा, उतना ही ज्यादा वो मेजर होगा, उतना ही ज्यादा वो ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा 1 ब्यूटीन है, ये हमारा 2 ब्यूटीन है। बात समझ गए? और ये हमारा सेठ जिफ के आधार पे क्या हम मेजर प्रोडक्ट है, और ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। इसकी परसेंटेज लगभग 80% होगा, तो इसका परसेंटेज कितना होगा 20 होगा। बातें समझ गए? इसको हम कहते हैं सेठ जिफ प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? सेठ जिफ प्रोडक्ट। और इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। मतलब ये था कि हॉफमैन के अनुसार हमारा ज्यादा मात्रा में कौन बनता है? जहां पर कम से कम अल्फा हाइड्रोजन है। अब ये कब बनता है, इसका हम लास्ट में क्वेश्चन देख रहे हैं। पहले आप ये समझ गए सेठ जिफ के आधार पे कि हमारा जहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, 3 और 3 6, तो वो हमारा क्या होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी को सेठ जिफ प्रोडक्ट कहते हैं। बेसिकली ऐसे कंडीशन में हमारा ज्यादा से ज्यादा बनता है। थोड़ा सा स्क्रीन देख लिया जाए। सही है, एवरीथिंग्स ओके। तो सब अब ध्यान दिया जाए। सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। CH3 CHCH3 CHCl CH3। बताइए यहाँ पर क्या होगा? हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? मान के चलते हैं यहाँ पे हमारा इथाइल अल्कोहल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो यहाँ भी वही कहानी है, वाटर कुछ अपना बनना है, बनेगा। ठीक है, वाटर कुछ बनेगा और ये हमारे ये जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस, ये H को एक्सेप्ट करेगा। कौन सा H को? यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो हमारा बीटा हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3 है। बात समझ गए? तो सेठ जिफ ने क्या कहा था कि जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां से निकलेगा। ठीक है, कम हाइड्रोजन मीन्स क्या? ज्यादा से ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा। तो यहाँ 2 ठो देखो सब्स्टिट्यूट है और यहाँ पर क्या एक ही है। तो यहाँ से अगर हम पहले हाइड्रोजन निकाल ले, और ये हाइड्रोजन कैसे होगा? क्लोरीन के 180 डिग्री पर होगा। तो CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड CH और हमारा CH3, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। इसी को सेठ जिफ प्रोडक्ट कहते हैं। एक दूसरा भी बनेगा, वो क्या होगा? यहाँ से निकलेगा बीटा हाइड्रोजन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा माइनर होगा। बात समझ गए सब कोई? तीसरा एग्जाम्पल देखा जाए। बेंजीन नहीं लेना है। ये मान लो हमारा ब्रोमीन है। क्या हमारा? ये ब्रोमीन है। और ये ब्रोमीन हमारा मान लो अंदर की तरफ है, तो इसको हम क्या मानते हैं? डैश पर ये हमारा है। वेज पर कौन है? सॉलिड कौन है हमारा? सॉलिड लाइन से। चलो मान लो ये हमारा CH3 है, फिर ये हमारा सॉलिड लाइन से क्या होगा? CH3। यहाँ पे रिएक्शन हम कर दिए KOS से, किसमें? C2H5OH से। तो क्या होगा बताइए? मान लो स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, तो क्या होगा? ये OH, ये जो हमारा हेलोजन है, इसका बीटा पोजीशन ये है, बीटा कार्बन, तो वहाँ पे हाइड्रोजन क्या होगा? बीटा होगा। तो बीटा हाइड्रोजन कहाँ है?
डैश में है, तो यह हाइड्रोजन इस OH के साथ निकलेगा और फिर यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्या ऐसा होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपको क्या समझाया कि अगर यहाँ हेलोजन है तो इसके 180 डिग्री पर क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। तो भाई ये जो हमारा हेलोजन है ब्रोमीन, उसका सेम पोजीशन पे हो गया ना हाइड्रोजन, दोनों डैश में हो गया, रिएक्शन होगा ही नहीं। अगर ये CH3 डैश में होता और H हमारा OH पे होता, तब जाके 180 डिग्री पे होता और तब जाके रिएक्शन होगा। तो ऐसे प्रश्न का आंसर क्या होगा? नो रिएक्शंस। बात समझ गए सभी? क्योंकि हमेशा बीटा इलिमिनेशन होगा और एंटी इलिमिनेशन होगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत कहीं पर? अब नेक्स्ट आप देखिए, जैसे हमारे पास क्या है, RCH डबल बॉन्ड CHR, मान लो कन्वर्सन वैसा कोई जरूरत पड़ी है, ठीक है। आपको इससे ब्रोमीन से रिएक्शन कराना है, CCl4 दिया भी रह सकता है, नहीं भी दिया रहेगा। तो आप जैसा कि जानते हो यहाँ पर क्या होगा, डायहेलोजिनेशन होगा, दोनों ब्रोमीन लग जाएगी इस अल्कीन पर, और क्या होगा, ये हमारा इसको क्या कहते हैं, भीषणल, क्या कहते हैं, डिफरेंट कार्बन पर गया तो भीषणल प्रोडक्ट हमारा बनता है। ये हमारा भीषणल बन गया। अब इससे कह रहा है कि मान लो हमने रिएक्शन करवाया किससे, NH2, ये भी हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इसका पूरा रिएजेंट अगर दिया रहेगा तो ऐसा दिया रहेगा, NaNH2 इन अमोनिया। तो इसका अगर 2 मॉलिक्यूल्स दे दिया 2NH2 तो क्या होगा, ये प्रश्न है हमारा। तो देखिए, एक अमोनिया H को यहां से लेगा, H को यहां से लेगा, और दूसरा अमोनिया H को यहां से लेगा। जब पहला अमोनिया H को यहां से लेगा तो बॉन्ड यहां ट्रांसफर हुआ, और फिर ब्रोमीन ये वाला निकलेगा, है ना, 180 डिग्री पे NT। और दूसरा एमाइड जब आएगा तो ये हाइड्रोजन जब यहां से लेगा तो बॉन्ड यहां आएगा, या मतलब बॉन्ड ऐसे यहां आएगा, और फिर ये ब्रोमीन हमारा निकल जाएगा। तो फाइनल क्या हुआ, RC ट्रिपल बॉन्ड C और R, मतलब अल्काइन बनेगा। अल्कीन से जब कभी अल्काइन बनाना है तो आप इस तरह से सोडामाइड का यूज करके बनाएंगे। आप लोग अल्काइन में इसको पढ़े होंगे, समझे कि नहीं समझे। और एक बात है कि इसी स्टेप को कुछ ऐसा भी हो सकता है, मान लो रिएजेंट आपको दे अपने मन से बनाना है तो आप ऐसे ही बना सकते हो, RCH ब्रोमीन से रिएक्शन करना है CCl4 में, तो हमारा RHBr पहला स्टेप में हम चाहे तो अल्कोहलिक KOH ले सकते हैं। तो पहला हमारा मान लो बीटा हाइड्रोजन और ये ब्रोमीन निकल गया तो क्या बन गया, R, क्या निकल गया, H निकल गया है, यहाँ पे एक तो और R होगा, बात समझ गए हैं। देख लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, ये H निकल गया है, ये H बचा हुआ था, ये R बचा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा अल्कोहलिक KOH है। अब चाहो तो तुम सोडामाइड से रिएक्शन करा सकते हो इन अमोनिया, तो क्या होगा, CR ट्रिपल बॉन्ड CR। तो मतलब इसी रिएक्शन को दो तरह से आप बना सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। एक कि अगर आप सोडामाइड लेते हैं तो ये डायरेक्ट भी 2 स्टेप ले जा सकता है एक बार में, या फिर आप एक बार क्या कीजिए, अल्कोहलिक KOH ले लीजिए और दूसरे बार में सोडामाइड लीजिए, तब जाके भी आपका अल्काइन बन सकता है। बात समझ गए आप लोग, दिक्कत है कहीं पर, इसको मिटाएं। अब समझेंगे कि हमारे पास अगर इफ पुअर लिविंग ग्रुप
इज प्रेजेंट। अगर पुअर लिविंग ग्रुप हमारे पास है तब क्या होगा? तो आपको हम बता दें बाबू कि हमारे पास जो हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है उसकी जो खास बात है उसको समझ लो। हॉफमैन प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो पहला कि हमारा पुअर लिविंग ग्रुप होता है या बल्कि बेस होता है। दो ही कंडीशन में हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। कितना कंडीशन में? दो कंडीशन में। जैसे एक सिंपल रिएक्शन हमारे पास है CH3CH2CHF और CH3। तो पता है यहाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा और माइनर क्या होगा। जैसा कि बता दिए, ये हमारा फ्लोरीन है, ये हमारा अल्फा हाइड्रोजन 3 है, या अल्फा हाइड्रोजन 2 है। तो अगर यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकला तो बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ से निकला तो बॉन्ड यहाँ आएगा। तो दो तरह की प्रोडक्ट बन सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। और दूसरा प्रोडक्ट नीचे लिखते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इसको क्या कहते हैं? सेटजिप प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। इस बार इस रिएक्शन में आपको मेजर प्रोडक्ट यही हुआ। मेजर प्रोडक्ट हमारा कौन सा हुआ? जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। क्या हमारा? लेस सब्स्टिट्यूटेड है या लेस अल्फा हाइड्रोजन है। लेस अल्फा हाइड्रोजन है। बातें स्पष्ट हो गई? लेस अल्फा हाइड्रोजन। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्लोरीन हमारा क्या है? पुअर लिविंग ग्रुप है। ध्यान रखिएगा, जब भी पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो वहां पर हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होता है? लेस सब्स्टिट्यूटेड, वही हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है। यहाँ हमारा अल्कीन क्या है? इधर भी सब्स्टिट्यूट, इधर भी दो टो है, बट यहाँ पर क्या था? एक ही दिशा में सब्स्टिट्यूट था। इसको कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूट अल्कीन, इसको कहते हैं डाई सब्स्टिट्यूट अल्कीन। तो सेटजिप के अनुसार ये स्टेबल था। कब? जब हमारा यहाँ गुड लिविंग ग्रुप होता। लेकिन अभी हमारा ज़्यादा मात्रा में यही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही होगा, और इसी को कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। और ये हमारा क्या है? सेटजिप प्रोडक्ट। ये हमारा माइनर होगा, कम मात्रा में होगा। और हमारा ये क्या है? ये माइनर होगा, कम मतलब क्या? मोर सब्स्टिट्यूटेड। क्या हमारा? मोर सब्स्टिट्यूटेड। कोई दिक्कत? इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि फ्लोरीन आपका जो है स्टेबिलिटी कम देखता है। बता चुके हैं पहले, स्टेबिलिटी कम देखता है और सीधा वो रिएक्शन जो उसको सामने मिल गया प्राइमरी, उसी से रिएक्शन कर लेगा। बात समझ गए? बताए थे ना लव मैरिज वाला कहानी पिछला वीडियो में, वही कहानी है। बात समझ गए सब कोई? चलिए सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं। कि अगर हमारे पास इस तरह का कुछ साइक्लो है ना, अल्केन है या साइक्लो हेक्सेन है, यहाँ पे हमारा मान लो नाइट्रोजन और मिथाइल 3 ठो है, और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर एक मान लो CH3 है। अब आपसे पूछा जा रहा है, चलो बेस हमने स्ट्रॉन्ग ही लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बताओ। और ये भी कह रहा है कि चलो E2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हुआ, ये भी कह दे रहा है। तो बताओ हमारा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा? बताइए बताइए जल्दी से। देखिए ये कौन सा ग्रुप है? क्या बताए अभी? ये हमारा पुअर लिविंग ग्रुप है। तो जब पुअर लिविंग ग्रुप आ गया, चाहे बल्कि बेस आ गया, तो हमेशा क्या होता है? हॉफमैन प्रोडक्ट होता है। हॉफमैन प्रोडक्ट क्या होता है? जो लेस स्टेबल है। तो ये हमारा क्या है? इसके सामने सोचो, ये अल्फा कार्बन है, इसका ये बीटा कार्बन ये है, और ये भी है। तो अगर यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा। तो दो तरह की पॉसिबिलिटीज है। लेकिन आपको बताना है कि कौन सा हमारा मेजर होगा। आपको क्या बोले? जब ये पुअर लिविंग ग्रुप है, जो हमारा लेस क्या होती है, जैसे ये अल्कीन है,
ठीक है। जो हमारा लेस, ये एक ही तरफ में क्या है, सब्सटीट्यूट क्या है हमारा, इस कार्बन से एक सब्सटीट्यूट दूसरा है और ये तीसरा है, यहाँ पे दो ही है, एक और एक दो। तो लेस वाला हमारा क्या है, मेजर होता है और ये हमारा माइनर हो जाएगा। बातें समझ गए आप लोग? दिक्कत है कहीं पर? और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे हमारे पास CH3, CH2, CH, Br, CH3, CH3। अब बताइए यहाँ पर क्या होने वाला है। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो रिएजेंट यूज किया है डैट इज़ द क्या है, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम ब्यूटॉक्साइड और ब्यूटेनॉल, टर्सरी ब्यूटेनॉल। ठीक है, बात समझ गए? ये जो हमारा ब्यूटॉक्साइड होता है क्या होता है, ये इस तरह से होता है, ऑक्सीजन और के, और ब्यूटेनॉल क्या होता है, टर्सरी, ऐसा होता है। तो ये जो हमारा ब्यूटॉक्साइड है ये ब्यूटेनॉल के अंदर है और ये हमारा क्या है, एक बल्कि बेस है। कौन सा बेस हमारा, ये बल्कि बेस है। ये माइनस हमेशा H+ को अपने तरफ खींचेगा, भारी है, दो के यहाँ आएगा नहीं, जो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, इलिमिनेशन H को ही बुलाएगा, है ना। कि हम तो पी लिए हैं, अब खाना लेकर किसी तरह से आओ। खाना नहीं लाओगे तो भूखे हम सो जाएंगे लेकिन जाएंगे नहीं, वही बात है। तो हमारे पास ये H जाएगा यहाँ से, बॉन्ड यहाँ पर आएगा, एक मिनट, बीटा एलिमिनेशन होना चाहिए ना, H है तो ऐसा अरेंजमेंट गड़बड़ हुआ है। यहाँ H देंगे, यहाँ CH3 देंगे और यहाँ हमारा क्या है, CH2 है और H है। तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर अगर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये बाहर ऐसे निकल जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो क्या हुआ, CH3 CCH3 H, उसके बाद CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ चूंकि लार्ज ब्यूटॉक्साइड्स है, लार्ज हमारा क्या बल्कि बेस है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये अल्किन का लेस सब्स्टिट्यूट क्या, दो ही तरफ से है, तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा। अब अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन हटा, तब क्या होगा, यहाँ पे ये आएगा, तो CH3 डबल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 ठो सब्स्टिट्यूट है, 1 2 3। तो हमारा अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस होता, सिंपल स्ट्रॉन्ग बेस होता, बल्कि ने स्ट्रॉन्ग बेस होता, तो यहाँ पर ये मेजर होता। लेकिन जब कभी हमको बल्कि बेस दे देगा तो उस समय क्या होता है बाबू, ये जो प्रोडक्ट हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला हॉफमैन प्रोडक्ट, यही हमारा मेजर होगा, ये हमारा माइनर होगा। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। तो 5-7 एग्जाम्पल आपको करवा दिया गया। अब इसके बाद हम लोग E1 स्टार्ट करते हैं। बात समझ गए? इसको पहले मिटाते हैं और आप लोग घर पे बढ़िया से पढ़िए। चलिए अब ध्यान दीजिए, लास्ट हम टॉपिक बात अब करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। काफ़ी लंबा लग रहा है, वीडियो हो गया है। तो लास्ट टॉपिक हमारे पास है, डेट इज द E1 एलिमिनेशन। क्या हमारे पास E1 एलिमिनेशंस। देखिए E1 का मतलब क्या है, E1 का मतलब क्या है, तो भाई यूनिमॉलिक्यूलर क्या है, एलिमिनेशंस। मतलब क्या हुआ कि एक ही मॉलिक्यूल्स, ऐसा एलिमिनेशन जिसमें एक ही मॉलिक्यूल्स इनिशिएट करता है रिएक्शन को। रेट ऑफ रिएक्शन एक ही मॉलिक्यूल्स पर डिपेंड करती है। तो यूनि माने एक होता है और मॉलिक्यूल्स माने एक ही मॉलिक्यूल्स पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को हम ऐसे लिखते हैं कि रेट इक्वल्स टू के इंटू सबस्ट्रेट, किस पे हमारा सबस्ट्रेट, मतलब ये कि बेस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि E2 में क्या देखा था कि बेस पर भी रिएक्शन करता था और ये केवल यहाँ पर सबस्ट्रेट पर डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन और बेस पे डिपेंड नहीं करती है। इसलिए सबस्ट्रेट का ख्याल रखना है और बेस का कोई खास ख्याल नहीं रखना है।
तो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए ये पहले ध्यान दो। जो हमारा सबस्ट्रेट है वह बेसिकली एल्किल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड हमारा कैसा होना चाहिए? टर्सरी। कैसा होना चाहिए? टर्सरी, फिर सेकेंडरी, तब प्राइमरी। बात समझ गए हैं? E2 मैकेनिज्म था या E1 मैकेनिज्म था, या आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे SN1 मैकेनिज्म, जो ही पढ़ेंगे सब जगह यही फॉर्मेट है, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस है, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शंस है वह टर्सरी एल्किल हैलाइड के 1 पावर पे डिपेंड करता है। बात समझ गए सब कोई? और साथ ही साथ जो एल्किल हैलाइड होगा, ध्यान देना होगा कि जैसे हमारे पास क्या है, CH3 CH Br CH3, तो ये जो एल्किल हैलाइड है, तो ये जो हमारा ब्रोमीन है ये निकलना चाहिए, और ये जल्दी से निकलना चाहिए, मतलब ये गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए, गुड लिविंग ग्रुप। और यहाँ बेस कोई खास स्ट्रॉन्ग की आवश्यकता है नहीं, कमजोर बेस ले लेंगे, वीक बेस। जो वीक बेस होता है वह न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अगर हम ऐसे ले लेंगे तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, जैसे वाटर हमारे पास है, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। इसलिए आपको क्या करना है बाबू, वाटर के साथ हीट लेना है। यहाँ हीट का ही खेल है, अगर हीट नहीं लोगे तो हमारा SN1 रिएक्शन हो जाएगा। अगर हम E1 चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, हीट लेना पड़ेगा, 50 डिग्री से ऊपर हीट लेना पड़ेगा, और तब जाके हमारा बनेगा CH3 CH पॉजिटिव और CH3। मतलब जब Br माइनस निकलेगा तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके ही जाएगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब इस पॉजिटिव चार्ज को चूँकि बेस हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता था अगर हीट ना होता तो, यहाँ पे जाकर अपना OH लग जाता। लेकिन अभी है क्या, हीट हम ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इसलिए हमारा इसका जो बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन, किसी एक जगह से हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा, किसी एक जगह से हाइड्रोजन निकलेंगे। तो चूंकि मान लो ब्रोमीन इस साइड में था तो हमारा हाइड्रोजन इस साइड से निकलेगा, क्योंकि एंटी एलिमिनेशन हमेशा होता है, बीटा एलिमिनेशन। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से हमारा E1 एलिमिनेशन चलता है। यहाँ पे जो ध्यान रखने वाली बात है कि हमारा एक एल्किल हैलाइड को लेकर और दूसरा गुड लिविंग ग्रुप को लेकर, और जो तीसरी बात ये है कि हमारा जो बेस होना चाहिए कमज़ोर बेस, वीक बेस होना चाहिए, और साथ ही साथ हीट चाहिए। बिना हीट का ये क्या है, बेस हमारा न्यूक्लियोफाइल का काम कर जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ जो सॉल्वेंट लेंगे वो क्या लेंगे, पोलर प्रोटिक, मतलब हाइड्रोजन देना चाहिए सॉल्वेंट, क्योंकि वो हाइड्रोजन हमारा या OH माइनस हमारा जो भी है, ये जो टर्सरी कार्बोकेटाइंस बनता है उसको कुछ देर तक स्टेबल करके रखेगा। बात समझ गए सब कोई? और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हमारा टर्सरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन और प्राइमरी कार्बन के अरेंजमेंट पे डिपेंड करती है। तो इसके दौरान होता क्या, कार्बोकेटाइंस बनता है, कार्बोकेटाइंस, और कार्बोकेटाइंस का स्टेबिलिटी हमारा कैसे पता है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। इसके लिए ये कभी कभी रीअरेंजमेंट भी करता है। क्या करता है, रीअरेंजमेंट। तो इसका भी आप केस देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे। बात समझ गए? चलिए कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं जहां पे रीअरेंजमेंट आपको समझ में आएगा। समझेंगे कुछ ऐसा एग्जाम्पल जहां पर हमारा रीअरेंजमेंट होता हो, ठीक है। तो चलिए हम ले लेते हैं, ये हमारे पास है ऐसा कुछ, यहाँ हमारा ब्रोमीन है, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं इस कार्बन, ये कार्बन हमारा क्या है, ये कार्बन हमारा क्या है, एक ब्रांच, दो ब्रांच, तीन ब्रांच, टर्सरी है, ये भी टर्सरी है। ये हमारा टर्सरी नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी है। क्यों सेकेंडरी? ये कार्बन का ब्रांच और ये कार्बन का ब्रांच, ये तो ब्रोमीन का है ना, तो ये सेकेंडरी है।
तो जैसा कि हम लोग समझ रहे हैं अभी तक कि अगर हमारा वीक बेस की प्रेजेंस में और हीट की प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रोमीन बाहर निकलेगा, ब्रोमीन हमारा बाहर निकलेगा और यहाँ बन जाएगा हमारा एक कार्बोकेटायंस। कार्बोकेटायंस ये कौन सा कार्बोकेटायन है, सेकेंडरी। तो अगर यहीं पर हमारा H निकल जाए तो इस कार्बन के रिस्पेक्ट में यहाँ पर CH3 और यहाँ पर क्या CH है, तो यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला तब क्या होगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा और अगर मान लो यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो ये हमारा जो अल्कीन है, ये क्या हमारा, ये अल्कीन हमारा क्या है, इधर एक कार्बन की ब्रांच, एक इधर और एक इधर, तीन दिशा में है। तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्या होगा, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। और ये हमारा क्या है, ये एक ही दिशा में है, यहां से एक ही दिशा में, तो क्या हो गया, मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो इन दोनों में ये हमारा मेजर हुआ, ये हमारा माइनर हुआ। लेकिन क्या हमारा, लेकिन क्या करता है, सारे कॉन्सेप्ट्स को बर्बाद कर देता है। यहां पर होगा हाइड्राइड शिफ्टिंग, जिसको कहते हैं 1,2 हाइड्राइड। अरेंजमेंट में दो तरह की शिफ्टिंग होती है, एक होता है हाइड्राइड शिफ्टिंग और दूसरा होता है मिथाइल शिफ्टिंग। तो यहां पर देखेंगे हाइड्राइड शिफ्टिंग, ये क्या होगा कि अगर यहां कौन सा कार्बोकेटायन सेकेंडरी, अगर मान लो यहाँ का एक हाइड्रोजन यहाँ चलाए तब और ये हमारा यहाँ शिफ्ट हो जाए तो क्या होगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है मान लो ये पूरा बॉन्ड सहित हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, तब कार्बोकेटायंस यहाँ आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो यहाँ कार्बोकेटायंस आ जाएगा। तो पहले कार्बोकेटायन क्या था, सेकेंडरी, लेकिन अब देखो कार्बोकेटायंस क्या हो जाएगा, टर्सरी। क्या हो जाएगा, टर्सरी। तो आप लोग ये जानते हैं कि टर्सरी कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी से, तो यहाँ से ये बन जाती है और तब इसका हमारा दो तरह का क्या है, प्रोडक्ट बन सकता है। कि अब इस कार्बन के रिस्पेक्ट में इधर से भी एक हाइड्रोजन निकल सकता है, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा, फिर यहाँ से निकल सकता है तो यहाँ बनेगा हमारा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, सोचो, कार्बन 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 कार्बन। तो यहाँ से अगर निकला तो ये प्रोडक्ट बन गया और यहाँ से निकला तब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन निकला तब क्या होगा, यहाँ पे बन जाएगा। तो जरा समझिए, ये कहाँ गया, ये छूट गया है, समझेंगे। ये हमारा क्या है, अल्कीन है, एक तरफ कार्बन, दो तरफ कार्बन, तीन तरफ कार्बन। यहाँ पे ये अल्कीन है, एक तरफ कार्बन, दो तरफ कार्बन और तीन तरफ कार्बन। ध्यान देना कि ये हमारा क्या है, 1,2 अल्कीन, यहाँ भी क्या है 1,2 अल्कीन। बात समझ गया, ये दोनों प्रोडक्ट सेम लग रहा है, इसका नाम कर लेना, समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यहाँ भी क्या हमारा 1 2 3 4 5, यहाँ भी 3 पे मिथाइल, यहाँ भी हमारा 3 पे मिथाइल। तो दोनों प्रोडक्ट अलग नहीं है, सेम प्रोडक्ट ही हमारा है। तो हमारा ये दोनों बनने की वजह या कुछ मात्रा में ये सब बनता भी है और मेजर हमारा ये है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो गया। तो आज के क्लास में आपने क्या क्या समझा, आज तो बहुत ज़्यादा आप लोग समझ गए हैं, इसको रिवीजन करते रहिएगा तब समझ में आएगा। पहले आपने E2 समझा, E1 समझा, फिर E2 का क्या क्या फेवरेबल कंडीशन होना चाहिए, फिर E1 का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, सेट जीप आपने समझा, फिर आपने हॉफमैन प्रोडक्ट समझा। बहुत ज़्यादा आज आप समझ गए हैं
अब देखना यही है कि आप इसको कितने समय में रिवीजन कर लेते हो, समझ लेते हो। जहाँ भी दिक्कत होगा समझने में, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट सेक्शन में समय देकर, समय घेर कर बता देंगे सर ये लाइन समझ में नहीं आया, तो हम व्हाट्सअप के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। या फिर हो सकता है ज़्यादा नहीं समझ में आया तो फिर एक दूसरा सोल्यूशन बना देंगे, वीडियो सोल्यूशन। बात समझ गए आप सभी? तो घर पे रहिए, परिवार के साथ रहिए, और मेला का समय तो मेला घूम ही सकते हैं, इसमें आपको हम रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी कीजिए, 4 महीना बाद आप लोग का बोर्ड है, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय कहते हैं और फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ।